तो स्टूडेंट्स, हम सभी ने लास्ट वीडियो में जो स्टडी की थी वो की थी एलसीआर सर्किट। आज हमको देखना है पावर इन एन एसी सर्किट। जो एसी सर्किट में पावर कंज्यूम हो रहा है, पावर, उसकी स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट, व्हाट इज पावर? तो आप सभी जानते हैं पावर P इज इक्वल टू W बाय T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यहां पर अपन बोलेंगे रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड in an AC circuit is called power, but this power is depends on the phase difference between the alternating current and alternating voltage। और इसीलिए डिफरेंट सर्किट्स में जो पावर कंज्यूम होता है वो फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, क्यों डिपेंड करता है, ये यदि बात समझनी है आपको तो आप सभी जानते हैं कि इसका फॉर्मूला पावर आप सभी को पता है, P इज इक्वल टू W बाय T। P इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। जहां तक बात है एनर्जी, यही तो कन्वर्ट होती है हीट के फॉर्म में। और इसके हीट के बच्चों जो फॉर्मूले बनते हैं, यदि हम V इज इक्वल टू बोले तो W बाय Q, W इज इक्वल टू Q इंटू V। यहां पर यदि हम Q इंटू V डिवाइडेड बाय T करते हैं, Q बाय T I होता है। और इसलिए पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई भी होता है। भाई P इज इक्वल टू W बाय T, V इज इक्वल टू W बाय Q, W इज इक्वल टू QV। तो हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, QV अपॉन T, Q बाय T I होता है। इससे पावर का फॉर्मूला बनता है V इंटू I। तो यदि मैंने यहाँ पर पावर का फॉर्मूला बोला P इज इक्वल टू V इंटू I, तो अब आप सभी को एकदम पिक्चर क्लियर है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में जो हमने इक्वेशन ड्राइव किए हुए हैं, जिनको हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं, तो यदि हम उनकी वैल्यूज रखें, तो सपोज मैंने बोला लाइक V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, P इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t और I की जगह पर I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5। जब ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूं तो मुझे मालूम है कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने वोल्टेज जो है वो लैगिंग ले लिया है, करंट आपने लीडिंग ले लिया है, करंट का आपने यहाँ पर फेज डिफरेंस लिखा है, मतलब वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस आपने फाई लिखा है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t लिखा और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 लिखा, माइनस 5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कुछ सर्किट में आप देख चुके हैं वोल्टेज लीडिंग था, कुछ सर्किट में करंट लीडिंग था, और जब आप सारे सर्किट के लिए कॉमन स्टडी करवा रहे हैं तो फिर वोल्टेज को लैगिंग और करंट को लीडिंग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इससे पावर डिफरेंट नहीं आएगा बच्चों। आप चाहो तो वोल्टेज को लीडिंग ले लो, करंट को लैगिंग ले लो, फाइनली जो आएगा इक्वेशन पावर का सेम आएगा। आप चाहो तो वहां V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 ले लो और करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t ले लो।
या यही लिखे रहने दो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट इक्वेशन आप कर लो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो आपके मन की बात तो हो जाएगी अब, लेकिन आप सॉल्व करेंगे फाइनली तो वही आएगा जो मैं भी करवाने वाला हूं। आप चाहो तो करके देखिएगा। एक मैंने ये अजम्पशन लिया है और इसके बेसिस पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। जो मैं आप सॉल्व करके इक्वेशन निकाल रहा हूं, आप डिफरेंट करके देखिए, वो भी सेम आएगा। तो इसलिए रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी रखकर जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूं आप भी सॉल्व करते जाइए, सेम आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहां पर P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू, मल्टीप्लाई कर दो साइन ओमेगा टी को अंदर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये आ गया। अब थोड़ा सा बच्चों इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे साइन ए के फॉर्म में। क्यों करना पड़ेगा वो आपको बात क्लियर हो जाएगी। आप सबको पता है cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका मतलब यदि इसको ट्रांसफर कर दो तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो ये P इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह रहेगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर ये आ जाएगा इंटू cos फाई प्लस, देखो यहां पर ये लिखा है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसको भी हमको साइन 2 ओमेगा टी के फॉर्म में लिखना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये होता है साइन 2a। तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर साइन 2 ओमेगा 2 अपॉन 2 साइन ओमेगा टी बाय 2 इंटू साइन 5, साइन 5। आप यदि आप ध्यान दें स्टेप्स को तो आपको समझ में आ रहा है। मैंने कुल मिलाकर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इन सब को कन्वर्ट कर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इन सब को कन्वर्ट कर दिया है साइन 2a और कॉस 2a के फॉर्मूले के फॉर्म में। अब इसके आगे यदि आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको मालूम है
यदि हम कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर निकालना चाहते हैं, एवरेज पावर कितना एवरेज पावर कंज्यूम हो रहा है एसी सर्किट में, तो हमको साइन और कॉस दोनों की एवरेज वैल्यू पता होनी चाहिए। आप सब जानते हैं जो साइन कर्व है ऐसा होता है, 0 से लेके 180 तक, 90 पर जाकर साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, साइन थीटा, यहाँ थीटा। जब 90 होता तो साइन 91 होता है, फिर 180 पे जाकर साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, उसके बाद साइन की वैल्यू नेगेटिव चलती है 360 तक। तो 0 से लेके 360 तक फुल साइकिल में, हाफ साइकिल में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, हाफ साइकिल में नेगेटिव होती है। यदि मैं एवरेज वैल्यू पूछूं आपको साइन की कंप्लीट साइकिल में, तो आप बोलेंगे सर 0, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू नो डाउट 0 आएगी। ऐसा ही कॉस के साथ भी होता है, कॉस थीटा के लिए भी 0 से लेके 360 के बीच में फुल साइकिल यदि आप देखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू भी कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो यदि मैं एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूं तो हम लोग बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू इन कंप्लीट साइकिल, तो साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 कंप्लीट साइकिल में। तो यदि इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पी एवरेज हो जाएगा। इसका मतलब मैं एवरेज पावर की बात कर रहा हूं, तभी तो एवरेज वैल्यू रख रहा हूं साइन की और कॉस की। तो ये हो जाएगा v नॉट आई नॉट 1 minus 0 by 2 means 1 by 2 into cos phi plus 0 पूरा कंप्लीट 0। तो एवरेज पावर v नॉट by √2 I नॉट by √2 into of cos phi। ये 2 को मैंने √2 into √2 कर दिया। ऐसा करने से आप सबको समझ में आया कि क्या लिखा है, VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मैंने आपको डेराइव करवाया है। ऐसे ही आई नॉट बाय √2 IRMS इनटू cos phi, ये आपको कुल मिलाकर फॉर्मूला मिला। ये एवरेज पावर है कंप्लीट साइकिल में। यहां भी V इंटू आई लिखा है, पर VRMS इंटू IRMS, इसको बच्चों बोलते हैं एपरेंट पावर। और cos phi जो है उसकी वैल्यू एवरेज पावर को डिसाइड करती है, इसलिए इस cos phi को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो इस तरीके से यदि आप एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखें तो आप लिख सकते हैं एपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। इस सब का क्या मतलब होता है, बिल्कुल थोड़ी देर में आपको एकदम क्लियर होने वाला है। पर आप समझ जाएं, यहां पर जो cos phi है इसको मैं बोल रहा हूं पावर फैक्टर, और यही डिसाइड करता है कि सर्किट में एवरेज पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, कौन सा सर्किट हम यूज करते हैं और कौन सा हमको यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए उससे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेगी। किसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, कम बिजली का बिल आएगा, एवरेज पावर कम कंज्यूम होगा।
ये सारी बातें आपको समझ में आने वाली हैं। पर बच्चों ये पूरा आपको मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा तब तक आप आगे की बात नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको बोल रहा था यहाँ पर हेडिंग की, पावर इन एन एसी सर्किट। यदि आप रिपीट करना चाहते हैं तो जो वीडियो है उसको आप रिपीट कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, जो मैंने आपको समझाया पूरी बात आपको समझ में आई। तो बच्चों आपको फॉर्मूला मिला एवरेज पावर का, P एवरेज इज इक्वल टू V RMS I RMS इंटू cos फाई। ये फॉर्मूला आपको मिला। अब हम देखते हैं एवरेज पावर इन डिफरेंट एसी सर्किट। एवरेज पावर इन डिफरेंट एसी सर्किट। अब सर्किट, डिफरेंट सर्किट भी आपको पता है कौन कौन से डिफरेंट सर्किट होते हैं। तो उसमें से फर्स्ट इन आर सर्किट। जब आपको पता है केवल ओमिक रेजिस्टेंस यदि सर्किट पे कनेक्ट किया जाए तो उसको हम बोलते हैं आर सर्किट। और आर सर्किट पे एवरेज पावर कितना कंज्यूम होता है? तो बच्चों आपको पता है आर सर्किट के लिए फेज डिफरेंस 0 होता है, ना करंट लीडिंग होता है और ना वोल्टेज। आपने देखा है वेक्टर डायग्राम, आपको पता है ये करंट, ये वी आर और फाई होता है 0। और आप सबको पता है cos 0 1 होता है। ये cos की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। ये cos की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। जब आप यहां मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आएगा। मतलब आर सर्किट में कितना एवरेज पावर कंज्यूम होगा? मैक्सिमम। तो आर सर्किट में जो एवरेज पावर कंज्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। इसीलिए बच्चों आर सर्किट बनाने से बचा जाता है। बिजली का बिल ज्यादा आएगा, ज्यादा पावर कंज्यूम होगा, ज्यादा बिल आएगा। इसीलिए प्योर आर सर्किट बनाने से बचा जाता है। यदि आप देखें पानी गर्म करने के लिए जो इमर्शन रॉड आती है, यदि उसको आप ध्यान दें तो वो रॉड ऐसे लेकर यहां पर इस तरीके से टर्न करते हैं। एक्चुअली में ये रॉड सही मायने में प्योरली आर सर्किट है। थोड़ा सा कॉइल का शेप दे दिया है, भले ही बात अलग है, पर है रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है इसमें। बिजली का बिल मैक्सिमम आएगा इसमें। कभी देखिए आप जब गीजर ऑन करते हैं, इमर्शन रॉड पानी गर्म करने के लिए लगाते हैं। अभी आपको प्रैक्टिकली आप लोग स्टीम जो है वो कोरोना टाइम पर स्टीम लेने के लिए जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसको आप देखिए, उसमें 2 प्लेट डायरेक्ट डली हुई हैं कॉपर की, रेजिस्टेंस है वो। वहां पर भी
मैक्सिमम वो पूरा रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा, बिल ज्यादा आएगा। इसीलिए बच्चों जो आर सर्किट होता है उसमें मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है। कभी आप गौर से जो बल्ब हैं, नॉर्मल जो बल्ब मार्केट में अवेलेबल है ग्लास के अंदर, आप उसके अंदर जो फिलामेंट लगा रहता है उसको भी आप देखें तो इस तरीके से कॉइल का शेप दिया रहता है। सीधा सीधा रेजिस्टेंस नहीं लगा देते हैं, एक्चुअल में है तो वो रेजिस्टेंस ही, पर कॉइल दे दिया ताकि वो आरएल सर्किट बन जाए, ताकि वो आरएल सर्किट, कुछ आरएल सर्किट बन जाए, पर फिर भी उसमें बिजली का बिल ज्यादा आएगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें। तो जो प्योरली आर सर्किट होते हैं उनमें एवरेज पावर ज्यादा कंज्यूम होता है। नेक्स्ट सेकेंड यदि मैं बात करूं तो आपको मालूम है सी सर्किट। When only capacitor connected in AC circuit, then circuit is called C circuit. C circuit में आपको मालूम है करंट लीडिंग होता है और वोल्टेज लैगिंग होता है। कितने का फेज डिफरेंस होता है? 90 का। cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा? 0। तो यदि आप सर्किट में केवल कैपेसिटर लगाएंगे तो उससे एवरेज पावर कंज्यूम नहीं होगा। थर्ड, एल सर्किट। When only inductive coil connected in AC circuit, then circuit is called L circuit. आपको पता है एल सर्किट पे वोल्टेज लीडिंग होता है और करंट लैगिंग होता है। कितने का फेज डिफरेंस होता है? 90 का। cos 90 कितना होता है? 0। एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा? 0। इसका मतलब यदि केवल कॉइल कनेक्ट हो तो भी एवरेज पावर कंज्यूम नहीं होगा। तो आप बोलेंगे सर फैन वगैरह जो होते हैं उनमें तो कॉइल रहती है और बिजली का बिल आता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो आरएल सर्किट रहता है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। प्योरली एल सर्किट बनाना मुश्किल है, क्योंकि जब आप कॉइल बनाएंगे और उसमें एसी का फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाएगी तो फ्लक्स चेंज होंगे, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, बिहेव करेगा वो इंड्यूस करंट एज ए रेजिस्टेंस। तो इसलिए प्योरली एल सर्किट नहीं बन पाता है। बन जाएगा एमपीपी वाले रोने लग जाएंगे, बिजली का बिल नहीं आएगा। नेक्स्ट है आरएल सर्किट। फोर्थ, आरएल सर्किट। आप सबको पता है when ohmic resistance and inductive coil both are connected in AC circuit, then circuit is called RL circuit. और इसमें आपको पता था ये करंट, ये VR, ये VL, ये रिजल्टेंट वोल्टेज, तो ये होता है फेज डिफरेंस 5।
वोल्टेज लीडिंग, करंट लैगिंग। VL का आप तो भैया लाइन वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये आता है VL। अब cos फाई, तो अब आप cos फाई बोलेंगे बेस VR अपॉन हाइपोटेनियस V। इसका मतलब cos फाई इज इक्वल टू VR अपॉन V रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। VR आपको पता है I इंटू R और VL आपको पता है I इंटू XL। यदि वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos फाई ये हो जाएगा I इंटू R, यहां हो जाएगा I इंटू R स्क्वायर प्लस I इंटू XL स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर I हो जाएगा, इसको कैंसिल कर। XL आप सबको पता है ओमेगा L, तो ये जाएगा ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। मतलब ये cos फाई की वैल्यू है, यही डिसाइड करेगी एवरेज पावर। आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस और कॉइल यदि कनेक्ट हो और एवरेज पावर कम कंज्यूम हो तो उसके लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और इंडक्टेंस हाई होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में। इसीलिए बच्चों यदि मार्केट में आप फैन देखें तो दो टाइप के फैन अवेलेबल हैं। एक ऐसे फैन होते हैं जो सस्ते होते हैं, जिनको कुछ लोग बोलते हैं दिल्ली मेड, ऐसा बोल देते हैं। और दूसरे टाइप के जो फैन हैं जो महंगे हैं उनको बोलते हैं ब्रांडेड। मैं किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो ब्रांडेड जो महंगा है वो जनरली उसमें जब आप पूछते हैं शॉपकीपर से कि क्यों महंगा है ये, तो वो बोलते हैं अंदर कॉपर कॉइल यूज की गई है, कॉपर महंगा होता है। जो कॉपर कॉइल होती है उसका इंडक्टेंस हाई होता है और रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होता है। जब रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होगा और इंडक्टेंस हाई होगा तो नो डाउट cos फाई की वैल्यू कम हो जाएगी और इसलिए एवरेज पावर जो है वो भी कम कंज्यूम होगा। तो जब आप मार्केट में जाते हैं और दुकानदार से आप बोलते हैं तो कई बार दुकानदार जिनको जानकारी नहीं है वो बोल देते हैं अरे ये ब्रांडेड इसलिए महंगा है और ये दिल्ली मेड है इसलिए सस्ता है। बाकी दोनों हवा फेंकते हैं, दोनों हवा तो फेंकेंगे, बिल्कुल फेंकेंगे, पर एक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खाएगा और एक इलेक्ट्रिसिटी कम खाएगा। आपको एक के लिए कम पैसे, जनरली ऐसी कहावत है महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। कभी कभार ये कहीं पर गलत भी हो सकता है, पर जनरली जो कॉस्टली होते हैं वो ऐसा वर्क करते हैं, फिर उसमें चीज अच्छी यूज करते हैं, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। तो बच्चों यदि आप मार्केट जाते हैं और आपको इस तरीके की बातें होती तो आपको समझ, चोक चोक कॉइल आती थी, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया सब, LED हो गया, पर उसमें भी चोक यूज होता है। तो पहले चोक कॉइल आती थी जो ट्यूबलाइट के सेंटर में एक लगी रहती थी, उसके अंदर भी कॉइल होती थी। वो चोक भी मार्केट में दो तरीके के अवेलेबल होते थे, एक सस्ते वाले एक महंगे वाले। सस्ते वाले जो चोक हैं उनमें नॉर्मल मेटल यूज की गई है, कॉइल यूज की गई है, लेकिन जो महंगी वाली रहती थी उसको जब आप शॉपकीपर से पूछे भैया क्यों महंगी, तो बोलता था कॉपर चोक है इसलिए कॉस्टली, और कॉपर कॉस्टली होता है। उससे क्या होगा, उससे इंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, cos फाई की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, एवरेज पावर कम कंज्यूम होगा। नेक्स्ट RL सर्किट के बाद
मतलब जब आपको cos फाई पता चल गया तो फिर एवरेज पावर आपसे पूछा जाए तो आप मुझे VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसा मैंने ये समझाया वैसा फिर RC सर्किट, तो RC सर्किट में एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा अब आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये करंट, ये VR, मैंने आपको बताया है कि आर सर्किट फेज डिफरेंस 0 होता है, लेकिन सी सर्किट के लिए करंट लीडिंग होता है और वोल्टेज लैगिंग, तो ये हो गया VC। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज ये रहेगा, तो ये हो जाएगा फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट करंट एंड वोल्टेज। VC का लाइक वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये आएगा, यहां पर cos फाई, तो आप बोलोगे cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब VR अपॉन V, तो cos फाई इज इक्वल टू VR अपॉन रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, cos फाई इज इक्वल टू VR फाई इंटू R, और किया जाएगा रूट ओवर I इंटू आर स्क्वायर प्लस I इंटू XC स्क्वायर, आई स्क्वायर कॉमन, न्यूमरेटर के I को कैंसिल कर रहा है, तो कुल मिलाकर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। XC आपको पता है 1 अपॉन ओमेगा C। जब पावर फैक्टर आपको पता चल गया तो आप एवरेज पावर आप निकाल सकते हैं। अब एवरेज पावर होगा P एवरेज इज इक्वल टू V RMS इंटू I RMS इंटू cos फाई। ये RC सर्किट। नेक्स्ट इसके बाद मुझे बताना चाहिए आपको LC सर्किट, लेकिन जब बच्चों ये मैं बता रहा हूं तो इसमें एक चीज मार्क करो कि C सर्किट में एवरेज पावर 0 और L सर्किट में एवरेज पावर 0। इसके बाद LC सर्किट में बताऊंगा उसमें भी एवरेज पावर 0 आएगा। तो इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आगे डिस्कस करना है मुझे, जरा सा मैं हट जाता हूं। नेक्स्ट बच्चों LC सर्किट, तो LC सर्किट में भी क्या था, आपका करंट था, ये VL था, ये VC था, VL और VC का नेट वोल्टेज VL माइनस VC, जिसको आप नेट वोल्टेज, तो अब फेज डिफरेंस कितना आया 90, फिर से cos 90 कितना होता है 0, इसलिए एवरेज पावर जो कंजम्पशन होगा LC सर्किट में वो भी 0 होगा। मतलब यदि कैपेसिटर और केवल कॉइल लगी है, वैसे होगा ही नहीं, क्योंकि केवल कॉइल हो और केवल प्योरली इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ना हो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन होता है, सॉरी सेल्फ इंडक्शन होता है। लास्ट 7 LCR सर्किट, तो इसमें तो आपको मालूम ही है करंट होता है, ये VR होता है, ये VL होता है, ये VC होता है, फिर VL और VC इन वोल्टेज का नेट वोल्टेज VL माइनस VC। अब आपको VL से मतलब नहीं है, VC से मतलब नहीं है, क्योंकि इन दोनों का क्या मिल गया रिजल्टेंट, और फिर इसका और VR का रिजल्टेंट वोल्टेज ये V, मतलब LCR सर्किट में वोल्टेज लीडिंग है और करंट लैगिंग। VL माइनस VC का लाइक वेक्टर आप यहां ड्रॉ करें तो VL माइनस VC। अब मैं आपसे पूछूं cos फाई, तो आप बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस VR अपॉन V, और V कितना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आप बोलेंगे रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर।
बच्चों यहाँ पर आई आर होगा या आई एक्सएल होगा या आई एक्ससी होगा या आई आर होगा। स्क्वायर के कारण आई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, न्यूमरेटर के आई को कैंसिल करेगा। फाइनली बचेगा यहाँ पर आर अपॉन रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। ये cos फाई की वैल्यू है। जब cos फाई की वैल्यू मिल जाएगी तो एवरेज पावर हो जाएगा V RMS इंटू आई RMS इंटू cos फाई। तो इस तरीके से आप एवरेज पावर जो है वो एलसीआर में कितना होगा वो कर सकते हैं। अभी अपन जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये सब फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट, मतलब वेक्टर डायग्राम। यदि वेक्टर डायग्राम आपके क्लियर है तो आप खुद का खुद फटाफट निकाल लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये अपन ने देखा एवरेज पावर इन ऑल एसी सर्किट। इसमें बच्चों नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं वॉटलेस करंट। व्हाट इज वॉट? WATT। वॉट इट इज द यूनिट ऑफ पावर। वॉटलेस करंट मींस पावरलेस करंट। तो अभी जब आपने डिफरेंट सर्किट्स देखे थे तब आपने देखा था जो L सर्किट है, C सर्किट है और LC सर्किट है, इनमें एवरेज पावर 0 था, मतलब वॉटलेस करंट था। तो इसका मतलब ऐसे सर्किट जिसमें ओमिक रेजिस्टेंस ना हो, केवल इंडक्टेंस हो चलेगा, केवल कैपेसिटर हो चलेगा, या कॉइल और कैपेसिटर दोनों हो तो भी चलेगा, ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो फिर इस कंडीशन में सर्किट से जो करंट फ्लो करेगा वो पावरलेस होगा, वॉटलेस करंट होगा। पर बच्चों ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ओमिक रेजिस्टेंस 0 नहीं कर सकते। कॉइल है, उसमें से भी एसी फ्लो कर रही है फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो फ्लक्स चेंज होंगे, उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। वो इंड्यूस करंट ओरिजिनल करंट के लिए एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। तो आप फुली कंप्लीटली वॉटलेस करंट गेन नहीं कर सकते। नहीं तो आप बिजली तो यूज करेंगे, पता चला बिजली का बिल नहीं आएगा, एमपीवी वालों का क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट चोक कॉइल। चोक कॉइल बच्चों जो पुरानी ट्यूबलाइट्स वगैरह हैं उसमें तो आपको दिखता था, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट है तो उसमें आपको चोक नहीं दिख रहा, पर उसमें भी होता है, अंदर होता है। पहले जो पुरानी ट्यूबलाइट्स वगैरह होती थी उसमें इस तरीके से रॉड लगी रहती थी और बीच में यहाँ चोक और यहाँ पर स्टार्टर रहता था। आपको इस स्टार्टर का भी कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, पर फिलहाल ये जो चोक कॉइल है ये एक्चुअली में एक कॉइल है और यहाँ पर जो ट्यूबलाइट है उसके अंदर फिलामेंट रहते हैं जिसका कनेक्शन सीरीज में इसमें रहता है, जैसा यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, ये फिलामेंट और ये एसी सोर्स। तो ये जो चोक कॉइल है एक्चुअली में आरएल सर्किट है, रेजिस्टेंस एंड कॉइल। लेकिन जो आरएल सर्किट की जब मैंने थ्योरी आपको बताई थी और अभी एवरेज पावर बताया था तब उसमें आपको cos फाई निकलवाया था और आपको याद होगा R अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्सएल ओमेगा एल स्क्वायर ये आया था। तो ये जो चोक कॉइल होती है इसमें रेजिस्टेंस को मिनिमम रखते हैं, इसलिए कॉपर कॉइल यूज करते हैं, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है और हाई इंडक्टेंस होती है।
जिससे cos फाई की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और जब cos फाई डिक्रीज होगा तो एवरेज पावर भी कम कंज्यूम होगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमको यहीं तक देखना चाहिए, चोक कॉइल तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर और जनरेटर, एसी डायनामो, डीसी डायनामो, इनके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो आज बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक।